गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। यानी मैथिली शरण गुप्त को क्या है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। यानी द्विवेदी युग में राष्ट्र कवि कहा जाता है तो वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और यह उपाधि है वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। और उन्होंने क्या है, अपनी रचनाओं में राष्ट्र से संबंधित रचनाएं लिखी है, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचना है और उन रचनाओं में कौन कौन सी विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, यानी इनका जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 ईस्वी। जन्म स्थान पूछा जाता है तो चिरगांव, जिला झांसी। अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले इनकी रचना है रंग में भंग। ये व्रतवध, ये रंग में भंग 1909 ईस्वी में है और ये 1910 ईस्वी में है। इनकी तीसरी रचना है भारत भारती, जो इम्पोर्टेंट है। भारत भारती, इसी रचना के आधार पर उनको क्या है, राष्ट्र कवि की उपाधि है वो दी गई है। भारत भारती 1912 ईस्वी में। किसान 1917 ईस्वी में। ये इनका खंड काव्य है, खंड काव्य। पांचवी रचना है इनकी पंचवटी, 1925 ईस्वी में। कनक, ये भी 1925 ईस्वी में है। त्रिपथगा, त्रिपथगा यानी 1928 ईस्वी। और विकटगढ़, उन्नीस सौ 29 ईस्वी में। सांकेत इंपोर्टेंट रचना है, 1931 ईस्वी में। और इसके बाद आती है यशोधरा, ये 1933 ईस्वी में है। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे द्वापर है 1936 ईस्वी। नहुस 1940 ईस्वी। और इसके बाद में कुणाल गीत, ये 1942 ईस्वी में। काबा और करबला, ये रचना है इनकी 1942 ईस्वी। जय भारत 1952 ईस्वी में। और विष्णु प्रिया, ये 1957 ईस्वी में। ये इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। इन रचनाओं में पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है या नहीं है। तो सबसे हम पहले देखते हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म है वो 1886 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु है वो
64 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो चिरगांव जिला झांसी में इनका जन्म स्थान है। और रंग में भंग यानी रंग में भंग इनकी है ये प्रसिद्ध रचना है। 1909 ईस्वी में ये प्रकाशित है। जयद्रथ वध है ये 1910 ईस्वी में है। भारत भारती यानी इंपॉर्टेंट रचना है, इनका प्रकाशन 1912 ईस्वी में है। ये इनका सर्वप्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, सर्वप्रथम काव्य रचना मानी जाती है। किसान है वो 1917 में है, ये इनका खंड काव्य है। पंचवटी यानी ये 1925 में है। अनग है वो भी 1925 में है। त्रिपथगा 1928 में। विकट घट है वो 1929 में। संकेत यानी ये 1931 ईस्वी में है। ये महाकाव्य रचना है यानी महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। यशोधरा है वो 1933 में है। द्वापर ये उनकी 1936 ईस्वी में है। नहुस 1940 में है। कुणाल गीत है वो 1942 ईस्वी में है। काबा और करबला है वो 1942 में है। जय भारत ये 1952 में है। विष्णु प्रिय ये 1957 ईस्वी में है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। अब विशेष तथ्य देखते हैं। यानी इनकी सर्वप्रथम कविता है वो हेमंत है, पहली कविता हेमंत। और यह इनकी सर्वप्रथम, यह इनकी सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचित कविता है। यानी हेमंत है वो उनकी पहली कविता है और यह सर्वप्रथम खड़ी बोली में लिखी गई है। अब नोट लगाकर लिखो। सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य करने से पहले ये कोलकाता से प्रकाशित होने वाले देशोपकारक पत्र का लेखन कार्य किया करते थे। अब लिखो इनका सर्वप्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। रंग में भंग 1909 ईस्वी में। ये इनका सर्वप्रथम क्या है काव्य संग्रह माना जाता है। और इस रचना में क्या है, इस रचना में चित्तौड़ व बूंदी के राजपूत घराने से संबंधित राजपूतियान का वर्णन किया गया है। राजपूतियान का वर्णन किया गया है। अब लिखो इनकी सर्वप्रथम काव्य रचना
काव्य रचना भारत भारती है, भारत भारती। ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1912 ईस्वी में। और इस रचना में क्या है, इस रचना में उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लिखा था, जिसके कारण उनको क्या है, जेल भी जाना पड़ा था। और इसी रचना पर महात्मा गांधी ने उनको क्या है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1926 ईस्वी में दी थी। ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यानी इनकी पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है, तो उनकी पहली कविता है हेमंत, और यह खड़ी बोली में लिखी गई इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका लेखन कार्य करने से पहले ये कोलकाता में, कहा, कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वेशोपकारक पत्र का लेखन कार्य किया करते थे। पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका में जुड़े थे तो इससे पहले वे कहाँ कार्य करते थे? तो कोलकाता में प्रकाशित होने वाले वेशोपकारक पत्र का लेखन कार्य किया करते थे। यानी इनका सर्वप्रथम काव्य संग्रह पूछा जाता है वो रंग में भंग है। कब प्रकाशित हुआ था? 1909 में। और इस रचना के अंदर क्या है, चित्तौड़ व बूंदी, यानी चित्तौड़ व बूंदी के राजघरानों से संबंधित राजपूतियान का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें चित्तौड़ व बूंदी के राजपूत घराने से संबंधित वर्णन किया गया है? तो वो रंग में भंग है। यानी इनकी जो सर्वप्रथम काव्य रचना, ये काव्य रचना है, ये काव्य संग्रह है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इनकी सर्वप्रथम काव्य रचना है वो भारत भारती है, और ये 1912 ईस्वी में क्या है, प्रकाशित हुई है। इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने उसे क्या है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी 1926 ईस्वी में। और इस रचना के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध यह रचना लिखी थी, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, भारत भारती रचना में इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किए जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और इस रचना पर महात्मा गांधी ने उन्हें 1926 ईस्वी में राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अब लिखो नोट लगाकर, इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना संकेत है। सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है? संकेत है। और इस रचना का विभाजन 12 श्रृंगों में किया गया है। और यह रचना उन्होंने क्या है, 2 लेखों से प्रेरित होकर लिखी थी। वे 2 लेख कौन कौन से हैं? एक तो है कवियों की उर्मिलावेशक उदासीनता, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इससे प्रेरित। और दूसरी रचना है
काव्य की उपेक्षिताएं, ये लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनसे प्रेरित, इन दोनों रचनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने क्या है, संकेत है वो लिखा था। और इसमें क्या है, 12 श्रृंगों में विभाजित किया गया है। और संकेत रचना है वो, संकेत रचना 1916 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था। और 1931 ईस्वी में पूरा किया। तो इस रचना में 15 वर्ष का समय लगा था। इस रचना को लिखने में 15 वर्ष का समय लगा। और ये महाकाव्य श्रेणी की रचना है। कैसी है, महाकाव्य, महाकाव्य श्रेणी की रचना। यानी भारतीय रचना में क्या है, अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किए जाने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और महात्मा गांधी ने, पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। कब दी थी, तो ये 1926 ईस्वी में दी थी। कौन सी रचना पर दी थी, तो वो भारतीय रचना पर। और इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना पूछी जाती है तो संकेत है। संकेत का अर्थ पूछा जाता है तो अयोध्या हो। और इस रचना का विभाजन कितने श्रृंगों में किया गया है, 12 श्रृंगों में किया गया है। ये रचना उन्होंने 2 प्रसिद्ध लेखों से प्रेरित होकर लिखी थी। एक तो है कवियों की उर्मिला विशक उदासीनता, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। दूसरी है काव्य की उपेक्षिताएं, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों रचनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने क्या है, संकेत लिखी थी। और संकेत रचना उन्होंने 1916 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था और यह 1931 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। और यह कैसी रचना है, यानी महाकाव्य श्रेणी की रचना है। इसमें लगभग 15 वर्ष का समय लगा था। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो नोट लगाकर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस रचना के बाद हिंदी साहित्य में रामायण पर आधारित दूसरी सबसे बड़ी रचना है। दूसरी सबसे बड़ी रचना है। इस रचना में 1 से 8 श्रृंगों में राम का वनवास से संबंधित है। और 8वें श्रृंग में क्या है,
8वें श्रृंग में कैकई के पश्चाताप का वर्णन। 9वें और 12वें श्रृंग में उर्मिला की वियोग दशा और चित्रकूट में भरत का मिलाप का वर्णन किया गया है। ये इनका संकेत के बारे में मुख्य बातें थी। यानी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाद यदि देखा जाए तो हिंदी साहित्य में ये रामायण पर आधारित दूसरी सबसे बड़ी रचना है। कौन सी? सांकेत। यानी इस रचना में 1 से 8 श्रृंगों में राम के वनवास से संबंधित वर्णन किया गया है और 8वें श्रृंग में क्या है? कैकई के पश्चाताप का वर्णन है और 9वें और 12वें श्रृंग में क्या है? उर्मिला की वियोग दशा का वर्णन है और साथ ही चित्रकूट में भरत का मिलाप का भी वर्णन किया गया है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद लिखो आप यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस महाकाव्य की प्रशंसा करते हुए उसे हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक महाकाव्य कहा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो ये दद्दा नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। यानी उनको दद्दा नाम से भी क्या है? प्रसिद्धि मिली है। अब नोट लगाकर लिखो ये मधुप उपनाम से लेखन कार्य भी करते थे। यानी माइकल मधुसूदन दत्त रचना का इन्होंने हिंदी में अनुवाद मधुप उपनाम से किया है। मधुप उपनाम से किया है। इन्होंने कुल 40 रचनाएं लिखी है। 40 रचनाएं लिखी, जिनमें से 19 रचनाएं
इनकी खंडकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। 19 रचनाएं खंडकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या है, हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग। अब लिखो, भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद इनको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भी चुना गया। चुना गया यानी मैथिली शरण गुप्त है वो दद्दा नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दद्दा नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो मैथिली शरण गुप्त थे। ये मधु उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। कौन से नाम से पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त है वो किस नाम से लेखन कार्य करते थे, तो मधु उपनाम से, यानी माइकल मधुसूदन। इस रचना का उन्होंने क्या है, हिंदी में अनुवाद है वो मधु उपनाम से भी किया है। किस नाम से किया है, मधु उपनाम से किया है। उन्होंने कुल 40 रचनाएं लिखी है, जिनमें से उनकी 19 रचनाएं हैं। कितनी, 19 रचनाएं हैं वो खंडकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। हरिगीतिका छंद इनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, यानी इन्होंने अपनी रचना में हरिगीतिका छंद है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और हरिगीतिका छंद है ये एक मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में यानी 28 मात्रा होती है और 16 व 12 मात्रा पर यति होती है। ये हरिगीतिका छंद सर्वाधिक प्रिय छंद माना जाता है इनका। और भारत की आजादी के बाद उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भी चुना गया था। किसको, मैथिली शरण गुप्त को। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार, डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार ये धर्म से वशिष्ठाद्वैतवाद और विचारों से गांधीवाद और साहित्य से अविद्यावादी माने जाते थे। इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है, कहा जाता है। किस रचना के आधार पर, संकेत। यानी डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार, यानी डॉक्टर वचन सिंह कहते हैं कि ये धर्म के अनुसार तो कैसे हैं, विशिष्टाद्वैत माने जाते हैं, यानी धर्म के अनुसार। और विचारों से देखा जाता है तो ये गांधीवाद, और साहित्य से देखा जाता है तो अविद्यावादी माने जाते हैं। इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुलसीदास। किस रचना के आधार पर,
सांकेत रचना के आधार पर, क्योंकि जिस प्रकार रामचरित्र मानस में तुलसीदास ने राम का जो जो वर्णन किया है वही वर्णन उन्होंने सांकेत रचना में किया है, जिसके आधार पर उन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का तुलसीदास किस कवि को कहा जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। और किस रचना के आधार पर, सांकेत रचना के आधार पर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।